हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो लास्ट टाइम पे हमने टॉपिक पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं आज हम। और ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जो आईएएस पीसीएस उनमें पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई 1 रुपए से ऊपर सभी नोटों को जारी करने के लिए अधिकृत है। ये ठीक बात है। आरबीआई जो है 1 रुपए से ऊपर के जो नोट हैं उनको जारी करता है, यानी 2 रुपए से लेकर, अभी वर्तमान में जैसे 2000 है, लेकिन फिर भी 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट जो है आरबीआई जारी कर सकता है। ठीक है, इनके लिए आरबीआई ही अधिकृत है। फिर अगला स्टेटमेंट है, 1 रुपए का नोट तथा 1 रुपए के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें ये चीज थोड़ी गलत है कि केवल 1 रुपए के सिक्के नहीं, जितने भी सिक्के होते हैं, सभी सिक्के, सभी कॉइन जो है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का भी भारत सरकार ही जारी करती है। उस पर जो है साइन होता है वित्त सचिव का। ठीक है, नोट पर साइन होता है आरबीआई गवर्नर का। और जो वो सिक्के नहीं, मतलब 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर साइन होता है वित्त सचिव का, 1 रुपए के नोट पर। ठीक है। और जो 1 रुपए के सिक्के हैं या 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, जो भी सिक्के हैं सभी, 2 रुपए का सिक्का है, सब जो है कौन जारी करता है? भारत सरकार। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सिक्के के ऊपर किसी का साइन नहीं होता। आप अभी चाहे देखेंगे कि भाई जो सिक्का आपके हाथ में है उस पर भारत सरकार लिखा है। ठीक है, और जो नोट है उसके ऊपर लिखा होता है आरबीआई। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई जो है वो कितने रुपए से कितने रुपए तक के ऊपर, मतलब कितने रुपए से कितने रुपए तक के नोट जारी करता है, तो 2 रुपए से 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? वित्त सचिव का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1 रुपए के सिक्के या सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है। सिक्कों की बात हो रही है, क्वाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि 1 रुपए के सिक्के, लेकिन केवल 1 रुपए के सिक्के नहीं है, सभी की बात हो रही है। तो इसमें जो है केवल एक सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन, जो कि आपने पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, आईएएस 2014 में पूछा क्वेश्चन है ये। तो पूछा है कि क्या चीज जो है निर्दिष्ट करता है, यानी क्या चीज ये बताता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण? नहीं, ये भी नहीं। ये बताता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो इसमें जो है ये दिया गया है, यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है। तो ध्यान रखिए, 12 सदस्यीय निकाय नहीं है ये, 6 सदस्यीय निकाय है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आईएएस भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल पूछता है, बस ये है कि आप अगर पढ़े रहेंगे तभी जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है। ठीक बात है, प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है, ये भी सही है। बस ये गलत है कि 12 सदस्य निकाय की जगह 6 सदस्य निकाय है ये। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट कहता है यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह भी गलत है। आरबीआई का गवर्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। आरबीआई का गवर्नर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ कि जो एमपीसी है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी जो बैठक है साल में, इसकी जो साल में बैठक होनी चाहिए, वर्ष में, एक साल में न्यूनतम 4 बैठक होनी चाहिए। कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक साल में न्यूनतम 4 बैठकें होनी चाहिए एमपीसी की,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो ये सही है। आरबीआई बैंक और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों का बैंकर है, सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट जो है वो कौन सा है, कभी अगर एक्ट पूछ लिया जाए आपसे तो वो एक्ट है 1934। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि आरबीआई की स्थापना हुई थी पहले शुरू में कोलकाता में। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो हुई थी कोलकाता में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, फिर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुआ। कभी अगर ये पूछा जाए कि कब शिफ्ट हुआ मुंबई, तो मुंबई जो है शिफ्ट हुआ 1937 में। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाए आपसे, अगर ये पूछा जाए कि भाई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था इन्होंने, तो ध्यान रखिए आरबीआई की स्थापना 1935, कौन सा एक्ट था 1934, कहाँ पर स्थापना हुई थी शुरू में कोलकाता में, 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण, यानी केंद्र सरकार ने इसको कब अपने अपने कब्जे में लिया, 1949 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। करेंसी का नियमन सही है, इसमें पूछा कौन सा कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा ये सब। विदेशी व्यापार का नियमन, ये गलत है। विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है ये दिया है विदेशी विनिमय कोष का नियमन करता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया विदेशी व्यापार, जल्दीबाजी में आप इसको टिक करके चले आएंगे कि हाँ ये भी ठीक है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा इजी रहिए और आराम से मजे लेकर पढ़िए। तो देखिए करेंसी का नियमन ठीक है, विदेशी व्यापार का नियमन ये गलत है, साख का नियमन सही है, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली और प्रबंधन ये भी सही है। तो यानी कि आंसर हो गया ये, क्योंकि पूछा है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। परिसंपत्तियों की तरलता यानी एसेट्स की जो लिक्विडिटी होती है, इसके मामले में करता है। शाखा विस्तार यानी कि नई ब्रांच खोलनी है, अगर मान लिया एसबीआई को नई ब्रांच खोलनी है तो आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। बैंकों का विलय, जैसे अभी हाल फिलहाल में बैंकों का विलय हुआ पीएनबी में। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जोड़ दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक जोड़े गए, तो ये सब जो है आरबीआई की परमिशन से ही होता है। बैंकों का समापन यानी किसी बैंक को खत्म करना है तो वो भी आरबीआई की परमिशन से ही होता है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है 2013 में, तो इसके आंसर है डी, सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति के विपरीत, ये ऐसा नहीं है, राजकोषीय नीति की पूरक है ये। ठीक है, अब इसमें ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे भैया मंदी के दौरान अधिक प्रभावी होती है, तो ऐसा नहीं है, जो अपने आप थोड़ी प्रभावी होती है, इसलिए यह गलत है। मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, तो ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। आप आरबीआई जो है किसी की जेब में जाके पैसा तुरंत नहीं डालता है। ठीक है, ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, अप्रत्यक्ष उपाय तो है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मूल्य स्थिरता ये तो है, आर्थिक स्थायित्व ये भी है, यानी जीडीपी जो ग्रोथ है अगर वो कम हो रही है तो इसको संभालेगा। अगर बहुत मतलब ठीक है, अगर जीडीपी ग्रोथ जो है यानी विकास जो है रुका हुआ है तो उसको जो है संभालती है मौद्रिक नीति। मूल्य स्थिरता ये तो पढ़ ही रहे हैं हम। आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, तो ये नहीं होता है इसका उद्देश्य, यानी कि इनकम और जो एसेट्स हैं उनको जो है वितरण करने की प्रोसेस नहीं है ये, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, विदेशी विनिमय दर स्थिरता ये भी है। तो उन्होंने पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही आंसर होगा, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आईएएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उपभोक्ता मामले विभाग नहीं, व्यय प्रबंधन आयोग नहीं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद नहीं, आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हम। देखिए, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये, और आईएएस 2022 में अभी फिलहाल में ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आपने अभी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को, जो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जो इससे जस्ट पहले का वीडियो है, मौद्रिक नीति वाला। क्योंकि बिना टॉपिक पढ़े आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप अगर टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ाई को। ठीक है, पढ़ाई कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने सोचा और हो गई, और फिर सपना आपने देखा है कि अधिकारी बनना है, तो पढ़ाई कौन करेगा? आपको ही करनी पड़ेगी, टाइम दीजिए उसको। ठीक है, तो इससे पहले का वीडियो जो है, मौद्रिक नीति का जो वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्वेश्चन करने से पहले। इसमें बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो विधि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट है। सीआरआर ये भी है परिमाणात्मक। ठीक है, यानी कि जिसमें मनी जो है वो कंट्रोल की जाती है, मनी के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, मनी को कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ मनी की मात्रा को, मतलब मनी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ा ही है आपने, ये पढ़ा था कि भाई परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जो है बैंक रेट होता है, सीआरआर भी होता है, खुले बाजार कार्रवाई भी होती है, क्रेडिट रैशनिंग नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? ये होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव साख नियंत्रण है, ये भी मौद्रिक नीति का ही भाग, लेकिन ये क्वालिटेटिव है, यानी कि चयनात्मक का हिस्सा है ये, चयनात्मक। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, या मतलब हालांकि अब तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन यह है कि अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो आप जो है मौद्रिक नीति वाला वीडियो जरूर देखिए, आपको उससे जो है बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इससे, चाहे वो आईएएस हो, या उत्तराखंड पीसीएस हो, या फिर यूपी पीसीएस हो। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आईएएस 2015 का प्रश्न है ये। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू, उपयुक्त में से कौन मौद्रिक नीति के घटक हैं? आपने पढ़ा ही है कि केवल यही दो हैं मौद्रिक नीति के घटक हैं, तो केवल एक और दो, ये दोनों जो हैं राजकोषीय नीति के घटक हैं, फिस्कल पॉलिसी के। अभी हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। ठीक है, यही है केवल मौद्रिक नीति के घटक, मॉनेटरी पॉलिसी के घटक। तो इसमें यही पूछा है कि कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं, आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या संबंध, क्या समझते हैं आप? आईएएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, यही आंसर ठीक है इसका। विदेशी मुद्रा की नीलामी नहीं, सोने का व्यापार नहीं। ठीक है, तो आंसर ये हो गया इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपायों में से किसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी? आईएएस 2012 का प्रश्न है ये। तो मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास मनी होगी। ठीक है, जब लोगों के पास यानी पब्लिक के पास, यानी जनता के पास मनी होगी। ठीक है, पब्लिक के पास होगी मनी, तभी जो है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो है ये दिया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है पब्लिक के पास मनी होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, यानी कि जब केंद्र सरकार जो है, या आरबीआई जब
लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदती है तो लोगों को देगी पैसा। ठीक है, तो जब लोगों को पैसा देगी तो पब्लिक के पास मनी होगी। ठीक है, और मनी होगी पब्लिक के पास तो पब्लिक जो है क्या करेगी, मार्केट में इन्वेस्ट करेगी या कुछ सामान खरीदेगी, घर बनाएंगे लोग, तो वही सब जो है मनी सप्लाई होती है मार्केट में बढ़ना। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, इससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति नहीं बढ़ती है, कम होती है। बल्कि जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं तो उससे मनी सप्लाई कम होती है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, इससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है ऋण लेगी जब, तो यानी कि वो जो है खर्च करेगी कहीं ना कहीं, तो उससे जो है मार्केट में मनी सप्लाई हो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर केंद्रीय बैंक लोगों को सरकारी प्रतिभूतियां बेच रहा है, विक्रय मतलब बेचना, बेच रहा है अगर, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग जो है अपना पैसा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में लगा देंगे और मनी सप्लाई कम। क्यों? उससे क्या होगा, लोगों का पैसा जो है सरकारी प्रतिभूतियों में चला गया, अब लोगों के पास पैसा हो जाएगा कम, तो जब कम मनी हो जाएगी उनके पास तो वो जो है मार्केट में खर्च कम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उपाय का प्रयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नहीं करता है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नहीं करता है, तो बैंक दर में वृद्धि ठीक है, सीआरआर में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करके जो है मुद्रास्फीति बढ़ाई जाती है, नियंत्रित नहीं की जाती, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यूपीपी से 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कंसेप्ट जो है थोड़ा समझने के लिए आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो। जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंसेप्ट का वीडियो है, यानी मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति जो कंसेप्ट का वीडियो है वो देखने से आपको बहुत फायदा होगा। उसको देखने के बाद आप क्वेश्चन करें, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित निधि का निर्धारित निर्धारित भाग, ठीक है, निर्धारित भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आपने पढ़ाई है कि रिजर्व बैंक के पास जो है ये बैंक कुछ पैसा जो है जमा रखते हैं, ठीक है, उसे CRR कहते हैं। अपने पास जो रखते हैं व्यावसायिक बैंक, जो उन्हें अपने पास रखना होता है कुछ पैसा, लेकिन बैंक के पास लोग जो है जनता जमा करती है पैसा। ठीक है, तो बैंक को कुछ स्पेसिफिक जो है शर्तों का पालन करना पड़ता है, तो बैंक जो है CRR, यानी कि अपनी जो कुल जमा है उसके पास, ठीक है, जो पब्लिक उसके पास जमा करती है पैसा, ठीक है, तो जो व्यावसायिक बैंक है यानी कमर्शियल बैंक है, यानी SBI, PNB, एक्सिस बैंक, सभी जो है इनको CRR किसके पास रखना होता है? RBI के पास, यानी कि कुल जमा का कुछ हिस्सा, जो इनके पास सब जो पैसा जमा होता है उसका कुछ हिस्सा CRR के रूप में RBI के पास रखना होता है, और कुछ हिस्सा SLR के रूप में अपने पास रखना होता है, अपनी ही ब्रांच या अपने पास अपनी ब्रांच में, हेड ऑफिस में, जहां भी रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा? सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है, अगर CRR में वृद्धि हो जाती है तो उससे यही होता है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। CRR को कम, नकद आरक्षित अनुपात, CRR को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो CRR जब कम कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास क्या होगा, बैंक के पास जो भी बैंक है, सभी व्यावसायिक बैंक, उनके पास, ठीक है, जब CRR कम हो गया तो यानी कि बैंक जो है वो कम पैसा रखेगा RBI के पास। ठीक है, यही कंसेप्ट पढ़ा है आपने। तो बैंक के पास जो है अधिक पैसा होगा कर्जा देने के लिए, अधिक पैसा होगा कर्जा देने के लिए।
यानी ऋण देने के लिए। और ऋण लेगा कौन? या तो जनता लेगी या सरकार लेगी। और दोनों जो है ऋण लेने के बाद क्या करेंगे? अपना मार्केट में खर्च करेंगे उसे। जो भी करें, घर बनाएं, बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, कुछ भी करें, वो सब मार्केट में ही खर्च होता है। तो जब बैंक के पास अधिक पैसा होगा ऋण देने के लिए, तो सस्ती दरों पर ऋण देगा बैंक, लोग जो है उसका उपयोग करेंगे। तो क्या होगा? उससे जो है बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। सही है ये, यानी बैंकों के पास अधिक पैसा होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, तो ये गिरावट नहीं आएगी, बल्कि बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर यही होगा, क्योंकि ये सब प्रभाव पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है, तब इसका अर्थ है, सेम वही क्वेश्चन है, बस ये है कि इसका स्टेट, इसको पढ़ते हैं क्या दिया है। आईएएस 2010 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में। तो सीआरआर में वृद्धि अगर कर देता है तो उससे क्या होगा? अभी हमने लास्ट उस पर पढ़ा था क्वेश्चन में कि बैंकों के पास जो है मुद्रा जो है कम हो जाएगी, बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता, जैसे वहां पर तो सीआरआर कम किया जा रहा था, तो ऋण देने की क्षमता बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है सीआरआर, तो ऋण देने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। अब सरकार उधार नहीं देती है, आरबीआई देता है। रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये सही स्टेटमेंट है। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। तो ठीक है, देखिए ऐसा एक्चुअली रिजर्व बैंक जो है उधार नहीं देता है जनता को, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये स्टेटमेंट ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। व्यापारिक बैंक जो होते हैं यानी कमर्शियल बैंक जो है वही ऋण देते हैं जनता को, उन्हीं के पास जो है मुद्रा कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। वे दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहा जाता है उन्हें? तो जब बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। बाकी जो दरें हैं, ये सब जो दरें हैं, इन पे ये सभी दरें जो हैं, इन पर जो है बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। बैंक उधार लेता है आरबीआई से। अगर आरबीआई बैंक से उधार ले रहा है तो एक तरह उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट कम करने के फलस्वरूप, यानी बैंक रेट कम कर दिया गया, तो बैंक रेट क्या होता है? जब बैंक जिस रेट से बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है, आरबीआई से उधार लेने के लिए जिस रेट का उपयोग होता है उसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट भी कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है, एमएसएफ भी कहते हैं। ये सब लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, आराम से देख सकते हैं उसको। तो बैंक रेट अगर कम कर दिया गया, यानी कि बैंक को जो है सस्ता कर्ज मिल रहा है, सस्ता कर्ज यानी सस्ता ऋण मिल रहा है बैंक को आरबीआई से, तो बैंक भी जो है आगे उसे सस्ता देगा सबको। ठीक है, तो जब उसको वो सस्ता देगा किसको? जनता को। तो बाजार में जो है तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। तो देखिए भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर हाँ इतना अगर होता कि केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है तो ये ठीक होता, लेकिन भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है आरबीआई को निर्देश देने का, तो ये गलत हो गया। आरबीआई के गवर्नर अपनी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये ठीक है। तो यानी कि केवल एक और तीन, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस 2021 का प्रश्न है, ध्यान रखिए, कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे, बस ध्यान से पढ़ें आप। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है?
शशिकांत दास जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? पहले जो है जुलाई से जून चलता था, लेकिन अब जो है अप्रैल से मार्च हो गया है 2020 से। ठीक है, अप्रैल से मार्च। और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, फिन ईयर कहते हैं इसको, यानी वित्त वर्ष, यानी बजट वर्ष। यही हमारा बजट वर्ष भी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो, अगर ब्याज दर को घटा दिया जाता है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उपभोग को घटाएगी। अगर ब्याज दर को घटाया जाता है तो देखिए, ब्याज दर को घटाने का मतलब यही है कि सस्ता ऋण, सस्ता कर्ज, तो जो काम रुके होते हैं लोगों के, उन्हें जब लगता है कि भाई अब ऋण सस्ता मिल रहा है, तो वो ऋण जो है बैंक से लेते हैं, सस्ता कर्ज, और अपना काम करते हैं। और काम करने का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा जो है भेजते हैं, यानी कि बाजार में। तो मार्केट में पैसा जाने का मतलब यह है, अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि शॉपिंग, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने सोना खरीदा, या फिर आप जो है घर बना रहे हैं, बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, या उनको पढ़ने के लिए विदेश, मतलब उनको पढ़ने के लिए जो अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं या विदेश भेज रहे हैं। तो ये सब आता है मार्केट में पैसा लगाने का मतलब। तो ब्याज दर जब सस्ती हो गई तो जो है लोगों को पैसा मिल जाएगा, आसानी से यूज करेंगे वो, अर्थव्यवस्था में उपभोग को घटाएगा तो ऐसा नहीं होगा। सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, ये सही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि जो भी इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि मार्केट में पैसा पहुंचना। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण चयनात्मक साख श्रेणी नियंत्रण की श्रेणी में नहीं आता है? आईएएस का प्रश्न है ये। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है, चयनात्मक का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है, आराम से समझ सकते हैं आप इसको। क्वालिटेटिव पूछा है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये क्वांटिटेटिव में, ये आता है इसमें, ठीक है, क्वालिटेटिव में आता है ये। अगला है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी इसी में आता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी इसी में आता है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्ती कोष अनुपात, इसको सीआरआर का ही दूसरा नाम है ये, तो ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें पूछा नहीं आएगा, ये किस में आएगा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, अलग अलग उपकरण है मौद्रिक नीति के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका क्या अर्थ है? आईएएस का प्रश्न है। वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, ये ठीक बात है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी ठीक है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और उम्मीद है कि जल्दी ही सिलेक्शन होगा आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।